हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी इसका रूल्स है एक्सरसाइज 1.1 का, और जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी सारे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर्स, तो इनका ये है परिभाषा। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं या बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 8, 6, 2, √5, 3/5 और भी संख्या हो जाएंगी। परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम R से दिखाते हैं। इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। अब थोड़ा देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सब सारे नंबर जितने सारे हैं वो सब वास्तविक संख्या से रिलेटेड हैं। ओके, देखिए परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य ना हो। ठीक है, P और Q पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, लेकिन Q है ना, Q शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में हमारे सारे नंबर होते हैं। ठीक है, प्लस की होती है संख्या है, माइनस की होती हैं, और साथ में 0 भी होता है। लेकिन जो Q है, जो मतलब Q का मतलब हर, ये हर है, इसका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको हम Q से दिखाते हैं परिमेय संख्या को, और लिखते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन दिखाते हैं Q से। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 0 भी होता है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनको हम इसको बटे में लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ओके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो। ये दोनों पूर्णांक हो सकते हैं लेकिन कभी शून्य नहीं होना चाहिए, वरना ये अपरिमेय संख्या भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए रूट में 5 अपरिमेय संख्याएं को हम रूट में अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। देखिए रूट में 5 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 11, रूट में 13, रूट में 17 हो जाएगा, रूट में 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे। ये आपका है अनंत का चिन्ह, ये जानते ही हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको सब आना चाहिए। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। देखिए वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपको पता ही होगा। इसको दिखाते हैं n से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी सारी हमारी गिनती है ना, गिनती कोई कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। इसका है एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसके आगे जो कि पूर्ण संख्या है। ओके, तो ये हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ओके, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मतलब 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें अगर शून्य को मिला देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। देखिए 1 से क्या होती थी, 1 से आगे की संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन उसमें हम 0 को ऐड कर दिया, क्या बन गया, पूर्ण संख्या है। तो इसको लिखते हैं हम होल नंबर, और दिखाते किससे हम, कैपिटल W से। ओके, तो अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं अंग्रेजी में इंटेजर। पूर्ण संख्याओं के समूह में केवल ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। देखिए इनको हम पूर्णांक को लिखते हैं अंग्रेजी में इंटेजर, लेकिन दिखाते हैं कैपिटल Z से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइनस की संख्याएँ, प्लस की संख्याएँ, और साथ में 0 भी होगा, उन्हें कहते हैं पूर्णांक, जो कि आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, इसी प्रकार से अनंत, 0 1 2 3 4। मतलब इसमें सारी संख्या होती हैं, माइनस की संख्या होती हैं, प्लस की संख्या होती हैं, और साथ में 0 भी होता है। तो ये हमारे हो जाएंगे पूर्णांक।
अब देखते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। ये आपको एक झलक देख लेना है और आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि परिभाषा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्या हमारे 2 से पूरा भाग चला जाएगा ना, उसे कहते हैं सम संख्याएं। ओके, तो देखिए इसका लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल दूसरी ये रहा। इसको हम लिखते हैं ई से दिखाते हैं। अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4 जो कि ये है ना, ये 2 से भाग चली जाएंगी। 2 से अगर भाग दें इसको, 2/2 लिखे, 2 1 2 कट जाएंगी। और 4/2 अगर भाग दें, 2 दूनी 4, मतलब ये सारी 2 से कट जाएंगी। भाग 2 में सारे लग जाएंगे, तो उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। तो भी हमारी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। अब देखते हैं विषम संख्याएं। देखते हैं विषम संख्याएं, इसका सिर्फ अपोजिट होता है। ठीक है, विषम संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसमें 2 से भाग लग जाती थी और इसमें 2 से भाग नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको दिखाते हैं हम ओ से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, शुरुआत होती है विषम संख्या का 1 से। ठीक है, और इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से में कोई भाग नहीं लगेगा, तो उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। आई बात समझे? सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? जो सबसे पहले है, जो 1 है। तो अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या दोस्तों सबको कन्फ्यूजन होता रहता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं ना। अभाज्य संख्याएं वो अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और न 2 से ज़्यादा और न ही 2 से कम हो, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब इसका क्या है, वे संख्या होंगी जिनका जब गुणनखंड करेंगे सिर्फ 2 ही आए, न 2 से ज़्यादा हो और न ही 2 से कम हो, तो उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसका थोड़ा सा हम लेते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों देखिए इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। जो हमारी अभाज्य संख्या होंगी ना, वो 2 से होती है स्टार्ट। ठीक ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये 2 से होती हैं स्टार्ट। अगर इसकी बात की जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए अगर, तो 3 है। ओके, जो 3 है क्योंकि विषम है और यह अभाज्य संख्या है। अगर बात की जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, जो सबसे पहले होगा वही क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा, जो कि 2 है। तो अब देखते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, वो होती हैं 15। लेकिन कौन कौन, वो यहाँ पे देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हैं 15 कुल। ये होती है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। अगर बात की जाए कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, वो होती हैं 10। कौन कौन, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये होती हैं। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं भाज्य संख्या कैसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, और भी सारे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, हाँ, और बात ये रही सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, जो सबसे पहले में, जो कि 4 होगी। ओके, अगर क्या 4 का गुणनखंड करेंगे ना, तो ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर 6 का गुणनखंड करें, 2, 3, 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, मतलब बहुत सारे हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसमें है ना, तो उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखते हैं सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनका परिभाषा क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे देखिए 16 हो गया और 21 हो गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो भी गुणनखंड होगा ना वो सिर्फ 1 होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर इसको 4 से काटे ना, 4 चौक 16, तो 4 से हमारा 21 नहीं कटेगा। अगर 21 को काटे 3 से तो 21, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। इन दोनों को कौन काट सकता है, वो सिर्फ 1 है। जो 1 है इन दोनों को काट सकता है। ओके, और इसी प्रकार से भी हो जाएगा, जो 1 को
इन दोनों को काट सकते हैं। और मान लीजिए अगर 11 से ये कटता है लेकिन 11 से ये नहीं कटेगा, तो इन दोनों कंडीशन में कौन काटेगा? एक काटेगा। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी ना हो, खाली एक हो, केवल इसको एक ही काट सकता है। ओके, तो यही होती हैं सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब लिखते हैं लास्ट जो है युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? पेयर प्राइम नंबर। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 11, 13 इनका बीच का अंतर 2 है, इन्हें कहते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। 17, 19 बीच का अंतर 2 है, इन्हें कहते हैं पेयर प्राइम नंबर। ठीक है, बात देखिए। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, समझने के लिए 2 ही काफ़ी है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में यूज होगी कंसेप्ट रूल्स, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये थोड़ा तो परिभाषा है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम वहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दोस्तों यहाँ से होता है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.1 को हल करने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होता है? इसका एक सूत्र होता है A = BQ + R, जहाँ 0 है, R से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ओके, ये बराबर का निशान होता है। और ये क्या होता है कि जिसके ओर घुमा होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, और R से बड़ा क्या है? B है बात समझे? अब देखिए, अब A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, थोड़ा सा भाग लगा करके देखते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल। 2 में अगर हम 5 में भाग लगाएं तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारा A क्या बचा? शेषफल बचा। तो जो A जो बीच में होता है, बीच में, उसको कहते हैं A मतलब भाज्य। जो हमारा यहाँ से जिसमें 2 है ना, 2 क्या होता है? B होता है। B को क्या बोलते हैं हम? भाजक बोलते हैं। ओके, अब देखिए Q क्या है? Q हमारा क्या है? भागफल होता है। जो 2 है ना ये भागफल है। R क्या है? जो शेषफल आया है वही शेषफल होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका हम यूज कैसे करेंगे, वही थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था तो 1 आया था, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया। कैसे लेंगे? चरण 1 में लिखेंगे सूत्र की, यही सूत्र यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो क्या सूत्र है? A = BQ + R है ना, तो A हमारा क्या है? 5 है, 5 और क्या है? बराबर लगा दिया। अब B हमारा क्या है? 2 है, गुणा लगा दिया। अब Q की बारी है, Q हमारा ये है। ठीक है, अब प्लस R हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा तो हमारा कहानी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया। अब लिखते हैं चरण 2। हम क्या हम करेंगे? 1 को यहाँ लिख करके 2 यहाँ उतार करके फिर हम भाग लगाएंगे, तो 1 2 का 2, जो कि यहाँ पे क्या हो गया? 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? चरण 2 में 2 लिखेंगे। A बराबर ये क्या है? B हमारा ये है। ठीक है, और ये हमारा Q है, ये Q है, और R हमारा क्या है? शेषफल आ गया। यही सूत्र हम यहाँ पे रख देंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कौन काटा? A काटा ना, HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। छोटा सा था एग्जाम्पल। अब देखते हैं, थोड़ा कुछ नियम है ना उसको देख लेते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भाज्य क्या होता है? A होता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। B क्या है? भाजक है, गुणा लगा दिया। Q क्या है? भागफल है। R क्या है? शेषफल है। अब देखते हैं थोड़ा सा और, बस ये लास्ट पॉइंट है। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, याद रखेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। जब यहाँ तक बात आ ही चुका है तो यहाँ भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि यार HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, बस यही तो देखने वाले हैं। देखिए LCM एंड HCF क्या है। देखिए LCM को पहले देखते हैं ना। LCM, L का मतलब क्या है? लोएस्ट। C का मतलब क्या है? कॉमन। M का मतलब क्या है? मल्टीपल। इसका हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। लोएस्ट का मतलब क्या है हिंदी में? कम से कम। कॉमन का मतलब सामान्य। मल्टीपल का मतलब गुणा। तो इन्हीं को सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? LCM को मिलाकर क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ओके, अब देखते हैं HCF। अब देखते हैं H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। C का मतलब क्या होता है? कॉमन। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। तो इसका हिंदी में क्या होता है अर्थ? हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? महत्तम। कॉमन का मतलब सामान्य। फैक्टर का मतलब कारक। तो इसी को मिलाकर क्या बोलते हैं? HCF को मिलाकर के बोलते हैं
महत्तम समापवर्तक। ओके, तो ये होता है HCF, ये होता है HCF, ये होता है LCM, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो यह रहा थोड़ा हमारा एक्सरसाइज। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, मतलब ये रहा एक्सरसाइज का 1.1 का रूल्स, ठीक है। युग्मित विभाजन प्रमेय ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए युग्मित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पहला दिया गया 135 और 225, ठीक है, इनका हमको यूज करना है। देखिए क्या करेंगे, 225 को लिख करके 135 को यहाँ लगा देंगे और 225 में 135 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले युग्मित विभाजन प्रमेय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 135 लिख करके इसमें भाग लगाएंगे, क्या होगा 135 से कम 135, जो कि 90 आएगा शेष पर लिखे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आया, 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो क्या है यहाँ पर लिखेंगे हम, और इसका यह सूत्र लगा देंगे, युग्मित विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R। चरण 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे भाज्य बराबर क्या है 225 है, बराबर बराबर लगा दिया। और B क्या है, B हमारा ये है 135 हो जाएगा। और Q यहाँ गुणा है तो गुणा लगा दिया। और Q क्या है, Q हमारा क्या है, ये है भागफल, और प्लस लगा करके R क्या है, R हमारा ये है जो कि 90 आया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लगाएंगे चरण 2 लिखेंगे। अब हम 90 में 135 यहाँ पे उतारेंगे और भाग लगाएंगे, तो 90 है कम 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, शेषफल 45 आया, यहाँ पे 0 नहीं आया। फिर यही करेंगे, चरण 2 135 बराबर 90 गुणे 1 अब प्लस शेषफल 45। तो ओके, तब देखते क्या करेंगे, 90 को यहाँ पे उतार लेंगे, तब 45 दूना 90, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। तो चरण 3 में क्या हुआ, 90 भाज्य बराबर 90 बराबर भाजक क्या है 45 है, और भागफल क्या है 2 है, और प्लस शेषफल 0 आ गया है ना। तो यहाँ क्या होगा, अंतिम शेषफल 0 है, वह भाजक 45 है। तो इसका क्या लिखेंगे, अतः HCF 135 का मान 225 का कौन काटा इसको, ये 45 ने क्या है इसका भाजक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा भाजक 45 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। एक 196 और 38,220 में युग्मित विभाजन प्रमेय का यूज करके हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख करके इसमें 196 में इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा देखिए दोस्तों, एक ही बार में ये सब कट चुका है ना, क्योंकि एक ही बार में क्या आया, इस पर 0 आ चुका है। यहाँ क्या लिखेंगे, युग्मित विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ये तो सूत्र है। तो चरण 1 में क्या हो गया, 0 आ चुका है ना। तो क्या लिखेंगे, भाज्य ये है, भागफल में भाजक ये है, और ये क्या है, भागफल 195 है, और शेषफल क्या आया 0 आया। तो क्या होगा, अतः HCF क्या आया, किसने काटा इसको, भाग को 196, तो भाजक क्या हो जाएगा 196, जो कि यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसी प्रकार ये भी देख लेते हैं, 867 और 225 युग्मित विभाजन प्रमेय से लगा देंगे। इसमें हम क्या करें देंगे, हम भाग करा देंगे। तो भाग कराएंगे, क्या आया, इसमें हम भाग कराएँ तो शेषफल क्या आया 102 आया, जो कि शेषफल क्या है 0 नहीं आया। तो लिख देंगे चरण 1 में 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, ठीक है। ये तो लिखना जानते हैं, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है, ठीक है। इसमें आराम से सूत्र में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल क्या नहीं 0 आना चाहिए। अब आएंगे चरण 2, 102 यहाँ लिख करके 255 यहाँ पर उतार करके भाग लगाएंगे, 102 दूना है 204 आया, मतलब शेषफल 0 फिर नहीं आया। तो चरण 2 में फिर वही लिख देंगे 255 गुणे क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक और भागफल और शेषफल। अब देखिए चरण 3 में क्या हुआ, 51 में 102 को यहाँ पे भाग लगाए, तो 51 दूना 102, जो कि पूरा पूरा कट गया।
तो एसेसफल क्या है, 0 आया ना, लिख देंगे 4/3 में 102 है, भाजक क्या है 51, भागफल 2, एसेसफल आ गया 0। तो अतः इससे अब क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, एक यहाँ पे क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया है 6q+1 6q+3, जहाँ लगाएंगे दिमाग क्या लगाएंगे, ये सूत्र होता है a बराबर bq+r होता है। ओके, तो हमारे देखिए यहाँ पे लिखे हम, यही यहाँ पे हम लिखे हैं ना 6q+1, तो हम देखते हैं हम 6q, 6 क्या है, ये b की जगह पे है ना, या q तो q है, r भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन a नहीं दे रखा है ना, a नहीं दिया है इसमें, तो क्या मानेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, a होगा। ठीक है, और जो हमारा b होगा वो क्या होगा, 6 को होगा, क्या होगा जी, जो b हमारा दे रखा है 6 दे रखा है, 6 6 6 जो कि b के स्थान पे है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अतः शेषफल क्या हो, 6 के 6 से कम होगा। ठीक है, जो हमारा शेषफल होगा वो 6 से कम होगा। ठीक है, कैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। ओके, कम। अब देखिए लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर bq+r ये सूत्र होता है, ये आपको पता है। तो बनाएंगे केस 1, जब r बराबर क्या होगा 0 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे इस सूत्र में रखेंगे a रखेंगे बराबर b जगह क्या होगा, चूँकि हमारे b की जगह क्या दे रखा है 6 दे रखा है, 6 हो जाएगा, q तो q प्लस r की जगह क्या रखेंगे 0, क्या हो जाएगा a बराबर 6q हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या, लेकिन यहाँ पे कुछ याद रखेंगे, q कोई भी पूर्णांक हो 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाता है। अगर q हमारा देखिए कोई भी पूर्णांक हो, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो कोई भी हो, अगर उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 छक 30, 30 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ये सम संख्या, और हमको क्या बताना है, विषम पूर्णांक बताना है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, तो बनाएंगे हम केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, जब r बराबर यहाँ पे क्या रखा था 0 रखा था, अब यहाँ पर रखेंगे वो 1, क्या हो जाएगा a बराबर 6q+1 हो जाएगा। देखिए 6 और 1 क्या होता है 7 होता है, तो ये 6 क्या है सम है और 1 क्या है विषम है, तो सम और विषम को जोड़ेंगे क्या होगा, विषम ही आएगा। तो ये विषम को क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक को बताना है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे केस 3 में r बराबर 2 रख देंगे, तो ये बराबर 6q+2 हो जाएगा, बस r की जगह चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सम हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा, सम 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 ही होता है। आगे देखते हैं केस 4 में देखते हैं, जब r बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, तो ये भी क्या है सम है और ये क्या है विषम है, सम विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। देखिए सेकेंड हो जाएगा समीकरण, हमको केवल विषम को लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम आया है, r की जगह क्या रखा है 4 रखा है, क्या है सम 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 है, तो ये लास्ट बच्चा है 5, क्योंकि यहाँ पे क्या हो r का मान 5 था तो 5 तक हो चुका है ना। a बराबर 6q+5, यहाँ r की जगह क्या रखा है 5 रखा है, तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, तो हो जाएगा समीकरण 3। तो अब हमारा पूरा मान हल हो चुका है। अब थोड़ा लास्ट में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अब हम दोस्तों लास्ट में लिख देंगे, अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको यही दिया रहेगा ना, 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, आया बात समझ में। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, क्या है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए ना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या के लिए क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और न्यूनतम संख्या अगर क्वेश्चन में आ जाएगा क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ये आपको एक नोट याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न अनुसार हल हो जाएगा।
एचसीएफ ले लेंगे 616, 32 का, ठीक है। तो यहीं लगा देंगे हम। और यहाँ पे नोट आपको याद रखना है जो कि हमने आपको बताया था, अधिकतम संख्या के लिए एचसीएफ और न्यूनतम संख्या के लिए एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो हम पहले की तरह हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमने यहाँ पे भाग दे दिया है ना, क्या आया, चरण यहाँ से क्या आया था, चरण 1, चरण यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 चरण में क्या हो गया, हल हो गया। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं। चरण 1 में क्या हुआ, जब इसको भाग दिया क्या आया, शेष पर क्या आया, 8 आया। तो यही लिख देंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस शेष पर की जगह 8। अब चरण 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो 8 जगह 32 हो जाएगा, जो कि शेष पर क्या आया, 0 आया। तो 32 पर क्या है, भाज्य है। अब भाजक 8 है, गुणे भागफल क्या है, 4 है, और शेष पर क्या है, 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 616 का 32 का कितने काटा इसको, 8 ने काटा। तो टुकड़ी क्या हो जाएगा, उसमें पूछा था क्वेश्चन में कितनी टुकड़ी बनेगी ना, तो टुकड़ी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 को तो हमने हल कर रखा है, लेकिन आपका क्वेश्चन शायद आपके पास नहीं होगा, तो क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, दिखा देते हैं। होगा तो आप जब भी इसको क्वेश्चन को एक्सरसाइज को हल कीजिएगा ना, तो आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, दिखाना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है। तो हम हल कर अब आपको दिखा देते हैं। हम क्या बोला था, माना धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 3m+1, ठीक है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b के मान 3 हो जाएगा। ओके, तो जब b के मान 3 हो जाएगा तो r का मान क्या होगा, 3 से कम होगा, 0, 1, 2। ये कि शुरू में कंडीशन क्या होता है, तो हमने आपको शुरू में बताया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r। यार आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम एक नोट्स बना कर लाए हैं, बस वही को आपको एक रिवील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनाएंगे, केस 1 0, 1, 2 3 बार केस बनाएंगे और यहाँ पे रख देंगे ना, आर का मान सिर्फ बदलता चला जाएगा। ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं, बस केवल आपको देखना है, ठीक है। आर का मान 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, a बराबर 3m+1 हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था ना दोस्तों, 3m+1 क्वेश्चन में दे रखा है आपको ना। क्या होगा, जहाँ पे वहाँ 1 दे रखा है ना, वहाँ क्या रखेंगे, आर की जगह पहले क्या रखेंगे, 0। तो 0 रखा, क्या हो जाएगा, a बराबर 3m। अब उसने बोला था क्वेश्चन में पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर। तो इसको दोनों पोर्शन क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, अब 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बराबर 3 × 9 यानी कि 9m²। थोड़ा सा और आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, जहाँ पर वो 9m² था तो 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा 3m²। तो 3m² क्या हम मान लेंगे, यहाँ पे 3m² क्या होगा, m हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3m² को हमने मान लिया है तो m हो जाएगा। यहाँ से हम समीकरण a को बना लेंगे। ओके, अब इसी प्रकार से बनाएंगे केस 2। वहाँ पे क्या रखा था, 0, अब यहाँ पर रखेंगे 1। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m, शेष पर जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ हल तो कर नहीं सकते इसमें, तो अब क्या हम सीधे करेंगे वर्क करने पर, जो ये क्वेश्चन में बोला था। ओके, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और 3m+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। तो एक सूत्र बनाता है ना, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ तोड़ लेंगे 3m का स्क्वायर प्लस, मतलब क्या, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए क्या हम यहाँ पे करेंगे, 3m², ठीक है, क्या करेंगे 2 3 6, ठीक है, 6m लिख करके, और एक तो कोई मतलब है नहीं, और एक को क्या करेंगे, इसको हम इस बगल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 6 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 3m और 6m, ठीक है। इनमें हमको 3m कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन लेंगे, 3 केवल कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा इसके अंदर, 3m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 3m, ये क्या था, पूरा का स्क्वायर है ना,
3×9 m का स्क्वायर यहाँ पे मान सकते हैं, होता है ना। तो 9m स्क्वायर को 3 काम ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 3m स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 3 दूना 6, 2m प्लस 1 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको जो है ना, इनको मान लेंगे m, 3m स्क्वायर 2m प्लस 1 क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ओके, जो यहाँ पे हमने दिखाया है। अब क्या बचा, 3 और इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, प्लस 1 का रूप, मतलब समीकरण क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब केस 3 क्या करेंगे, r का मान 2 रख देंगे, तो a बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब वर्क करने पर अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाएगा, a का स्क्वायर 3m प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर वही काम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। अब 3×9m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12m हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 को क्या कर लिया, यहाँ पे 2 दूनी 4 को, यहाँ 4 है 3 प्लस 1 कर लिया, ओके। ताकि हम क्यों ऐसा किया, ताकि हम यहाँ से 3 कामन ले सकें, ओके। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे 3 कामन लिया क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा, 3 चौका 12, 4m प्लस यहाँ से 3 जब हट गया क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे बराबर प्लस 1, जो 1 पहले था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम मान लेंगे m, देखिए इनको मान लिया हमने m, तो माना m। तो अब हम देखते हैं आगे इसके, उनको क्या माना था, m माना था, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 का रूप थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिखा देंगे इसको लास्ट में। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा लेते हैं, शायद आपके पास बुक है या नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इनको दर्शाना है, यहाँ क्या करना है, पूर्णांक का घन करना है। वहाँ पर हम स्क्वायर लेते थे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ भी कहेंगे घन क्यूब लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम वही करेंगे, पुराना वाला अड्डा, माना धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहाँ पर क्या था, 9m प्लस 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 क्या था, b यहाँ पे 9 होगा वहाँ पे, लेकिन 9 को यहाँ पे 3 मान लेंगे ना, थोड़ा छोटा क्यों, ना दर्शाना ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे b मान लेंगे 3, 9 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना मान काफ़ी है, 0, 1, 2, ठीक है। यही तो हमारा एक पेज से ज़्यादा हो जाएगा, इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो 0, 1, 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यूब प्लस r ये होता है। वहाँ क्या दिया था 9m प्लस 1, तो आप 9m प्लस 1 की क्या लिखेंगे, 3m प्लस 1, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, a बराबर 3m प्लस r, ओके। अब यहाँ पर r का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मन कर रहा है बोले नहीं, आप यहाँ पे देख ही लो, काम हो जाएगा ना। देखिए r का मान 0 रखा, क्या हो जाएगा, यहाँ r जगह 0 हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m। अब घन करने पर इसका क्यूब लगाया, इसका क्यूब लगाया, और 3m का क्यूब होता है 27m क्यूब, और 27m क्यूब से 9 कामन हो जाएगा, 3m क्यूब। तो इसको हम मान लेंगे m, क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा रूप, ये हो गया हमारा पहला समीकरण बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं केस दो में क्या रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, तो a बराबर 3m, यहाँ पे क्या था, अब 0 था, अब हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से वही करेंगे घन करने पर, तो घन कर दिया, a का क्यूब 3m प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे सूत्र आपको दिखाया भी है ना, इसी सूत्र के आधार पे ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या था यहाँ पे a क्यूब था, तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस b हमारा 1 है, तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b,
तो हमारा 3 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर क्या है 3m का, ठीक है 3m का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा 1 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप क्या है ना, a प्लस बी का होल क्यूब ये सेकेंड टाइप होता है, ठीक है। और ये हम थोड़ा सा और विस्तार में आपको दिखाए ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा, एक और होता है ना ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो हमने आपको विस्तार से बताया ना, क्या विस्तार से देख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो ए क्यू प्लस के और बी क्यूब प्लस के 3 और ए और ये बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, क्यूब करेंगे तो 27 m क्यूब आ जाएगा। अब एक के क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। अब क्या होगा 3 3 9m, ठीक है, और एक तो इसी में आ जाएगा। अब 3m प्लस 1 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए 27 m क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हम करा देंगे गुणा, 9 3 27 m स्क्वायर हो जाएगा और 9 9m हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा हम इधर उधर कर देंगे ना, इसको थोड़ा क्रम बदल देंगे। 27 m क्यूब लिख करके क्या लिखें, इसको पहले लिख लिया, इसके बाद इसको लिख लिया, और ये इसको लास्ट में भेज दिया, ताकि हम क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम यहाँ से 9 कॉमन ले सके। ओके, देखिए 27 से 9 है, तो इसे 9 हमारा कॉमन हो मिल जाएगा आराम से ना, 9 की पढ़ा में आता है 27, तो 9 यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या बचा 3m का क्यूब, 3 3 9, नहीं दोस्तों 9 3 27, तो 9 3 27 में 3m क्यूब और 9 27 यहाँ 3m का स्क्वायर प्लस 9m, तो 9 तो क्या लिया था, काम लिया था, तो क्या बचा m बचा। तो अब हम इसको मान लेंगे m, ब्रैकेट में क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे m, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 रूप, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लास्ट मान लेंगे 2 मान लेंगे लास्ट, फिर तो वही करेंगे हम, ठीक है। a बराबर 3m प्लस 2 रख दिया। अब यहाँ क्या कर देंगे, घन करने पर यहाँ फिर वही काम करेंगे, a क्यूब 3m प्लस 2 का होल क्यूब, इसको हम यहाँ से रख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ से विस्तार से नहीं किया, थोड़े एक स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पे दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है ना, इसका हुआ है प्रयोग। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो दोस्तों वैसे कर देते हैं, थोड़ा एक स्टेप जल्दी हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हुआ था यहाँ पे, 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर होता है सूत्र ना, 3 और a का स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 हो जाएगा जो हमारा वो सूत्र में होता है ना 3, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर नहीं b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर a 3b स्क्वायर होता है ना, 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और b लास्ट में क्या बचा a, ये आपका ये है, ठीक है। आप आराम से दिख नहीं रहा ना सूत्र, तो आपको दिखा देते, अगर ये दिखाएंगे सूत्र दिखाएंगे तो ये बचेगा, तो ये दिखा रहे सूत्र नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए आप सूत्र को दोनों बार दिखा दिए, आप आराम से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 3m का क्यूब 27m क्यूब, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का सर क्या होता है 9 होता है, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा, 3 का सर क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, और गुणा में क्या है 2 है, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54m का सर हो जाएगा, आप प्लस 3 और 2 कैसे क्या होगा 4 होगा, 4 3 12, 12 3 36, 36 हो जाएगा। ओके, 36 हो जाएगा। अब क्या हमको यहाँ मिला, यहाँ पे 27 से आर को छोड़ देंगे, 54 है 36 से यहाँ पे 9 हमको काम मिल जाएगा ना, इन 9 के बारे में सब आता है, 9 से काम लगेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे 9 3 27, 3m का क्यूब 8 को यहाँ पे बगल में कर देंगे ना, तो 9 चौक 54, 6m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, और यहाँ क्या बचा m लिख लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में बंद करके इसको मान लेंगे m, अब m मान लिया तो अब क्या हो जाएगा, तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, 9 इसको m प्लस के 8, तो 9m प्लस 8 रूप, ये हो गया थर्ड समीकरण। अब दोस्तों देखिए इसको हम लिख देंगे, अतः समीकरण 1 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, आर का मान सिर्फ हम 3 ही रखा था तो इतना बड़ा आया, और आर का मान हम 9 रखते तो बी का मान अगर हम 9 रखते तो क्या होता, तो 2-3 पन्ना खर्च हो जाता, और सिर्फ इस जो उसका मेन पॉइंट आएगा तो यही आएगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे हमारा एक्सरसाइज 1.1 को पूरा जो है सूत्र है, नियम है, परिभाषा है, वास्तविक संख्याएं थी, और जो भी हमारा सूत्र था लगने वाला एक्सरसाइज 1.1 में सारे A to Z हमने बताया दोस्तों। ठीक है, तो और आप आराम से, हमने नोट्स आपको बना ही दिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं से समझ के आप नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम दोस्तों मिलते हैं किसी इसके अगले एक्सरसाइज में। ओके, जय हिंद, जय भारत।